गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप? आपका हमारे संदरिया ये से स्वागत है। दोस्तों, आपके वीडियो को, आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने वीडियो शूट किया है जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है? एक बड़े एटम का दो या दो से अधिक भाग में टूटना। जनरली दो या दो से अधिक का मतलब है कि तीन भागों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तीन भाग पर फोकस करना। दो या दो से अधिक सही है, उसके बाद आपको प्रयोग में तीन भाग दिखाई पड़ेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब नाभिकीय विखंडन के थ्योरी पर एटम बम, परमाणु बम कार्य करता है और इसी सिद्धांत पर नाभिकीय रिएक्टर, बिजली उत्पादन करने की जो तरीके हैं, रिएक्टर के द्वारा जो बिजली प्रोडक्शन होता है वह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले हम परमाणु बम के बारे में थोड़ा सा फोकस कर लें। उसके बाद परमाणु बम क्या है, एटम बम क्या है? एटम बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे उस स्थान पर, जिस स्थान पर एटम बम का प्रयोग किया जाता है, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। एटम बम का जो प्रभाव होता है वह पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, इसलिए इसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई पड़ता है। जबकि एटम बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम 1000 गुना, कितना गुना? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किंतु हाइड्रोजन बम का जो प्रभाव होता है वो हवा में होता है, इसलिए इसका प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। किंतु एटम बम का प्रभाव लंबे समय तक दिखाई पड़ता है। एटम बम के बारे में हम लोग देखेंगे। एटम बम की खोज किसके द्वारा किया गया था? एटम बम की खोज रॉबर्ट ओपनहीमर, जो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा 1945 में किया गया था। एटम बम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा 1945 में किया गया था। जबकि भारतीय एटम बम की अगर बात होती है तो किसने बनाया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। किसने प्रयोग किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। इनके सन को नहीं बताया जाता, ना तो सन पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एटम बम का पहली बार यूज कहाँ पे हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ टर्की, ऑस्ट्रिया, फ्रेंड कंट्री इस तरह से थे, दूसरी तरफ अमेरिका था, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे। तो इन सब के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1939 से 45 का पीरियड उसका है। और उस विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की जो बढ़ती हुई शक्तियां थी उनको कंट्रोल करने के लिए, कमजोर करने के लिए दो एटम बम का प्रयोग किया गया था, जो जापान के दो शहरों पर हुआ था। किस किस पे? हिरोशिमा, नागासाकी। हिरोशिमा में कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, ठीक है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी की बम गिराया गया था। अच्छा, जो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। यह जो नामकरण था उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट के नाम पर हुआ था। अच्छा, यहाँ पर रूजवेल्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। रूजवेल्ट अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 बार बने। कितनी बार बने हैं? 4 टाइम। वहां का राष्ट्रपति कितने ईयर के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए, यानी 4 4 16 साल के लिए रूजवेल्ट बने। इन्हीं के बाद, रूजवेल्ट के बाद ही यह नियम लगा दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे थे जो 4 बार हुए थे। इन्हीं के बाद नियम आ गया कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। अच्छा भाई, चलिए रूजवेल्ट से रिलेटेड, रूजवेल्ट के नाम पर ही इस बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया। क्या रखा गया? लिटिल बॉय रखा गया। दूसरा बम, जब हिरोशिमा पे बम गिरा, बम गिरने के कारण चूंकि जर्मनी
जो प्रशा था, प्रशा का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, जो लोहा कोयला रसायन के कारण हुआ था, और यह औद्योगिक क्रांति जब प्रशा में दिखाई पड़ती है। और इसी द्वितीय औद्योगिक क्रांति, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, सूती कपड़ा के कारण। द्वितीय कहाँ हुआ? वो प्रशा में हुआ था, जो प्रेजेंट का क्या है? जर्मनी है। तो जब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, लोहा कोयला रसायन के विशाल भंडार मिले थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बढ़ता है। तो इस तरह से जर्मनी की शक्ति के सामने, जर्मनी और जापान की शक्ति के सामने जब ये सभी मित्र देश फिसल रहे थे, हार रहे थे, ऐसी ही कंडीशन, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के इशारे पर अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पे बम गिराया गया। किंतु इस बम के प्रभाव से, बम तो गिरा दिया गया, लेकिन जापान की जो सेना थी, जर्मनी की जो सेना थी, पीछे नहीं हटती। तो पुनः तुरंत 9 अगस्त 1945 यानी 3 दिन बाद दूसरा जो प्रमुख शहर था उनका, नागासाकी पे बम गिराया गया। इस बम का नाम फैटमैन था। क्या नाम था? फैटमैन। फैटमैन किसके नाम पे है? ये विंस्टन चर्चिल के नाम पर है। किसके नाम पर? विंस्टन चर्चिल। यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? विंस्टन चर्चिल, यह इसी के पीरियड में, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो रहा था, उस पीरियड में विंस्टन चर्चिल विपक्ष का नेता था और रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और जब गांधी जी, जो एकमात्र कांग्रेसी नेता के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जब शामिल होते हैं, और गांधी जी के सम्मान में सभी भारतीय नेता व ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड खड़ा होता है, उसी समय गांधी के लिए विंस्टन चर्चिल निगेटिव शब्द का प्रयोग करता है और गांधी को एंटी नेशनलिस्ट बैगर, देशद्रोही फकीर की संज्ञा देता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्या देता है ये? देशद्रोही फकीर। यहाँ काम की चीजें क्या हैं? काम की चीज ये है, किसी चीज को दो परीक्षा में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, एक दक्षिणपंथी नेता था, जब गांधी जी जेम्स पॉल यानी सेंट पॉल जो पहले से मीटिंग चल रहा था, उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब फ्रैंक मोरेस एक दक्षिणपंथी नेता था जो ब्रिटेन का, वो गांधी को देखकर अर्धनंगा फकीर बोला था। क्या बोला था? अर्धनंगा फकीर। लेकिन स्टेट पीएससी या सिविल में जब ये क्वेश्चन आएगा तो फ्रैंक मोरेस ऑप्शन में रहता है, लेकिन एसएससी में, रेलवे में या स्टेट के जो छोटे एग्जामिनेशन हैं वहां पर फ्रैंक मोरेस का नाम ही नहीं रहता। तो ध्यान रखना, अर्धनंगा फकीर पूछा जाए या देशद्रोही फकीर पूछा जाए तो वहां दोनों में एक ही ऑप्शन मिलता है, वो था विंस्टन चर्चिल। इसी को बोला भरना है। अगर फ्रैंक मोरेस है तो अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मोरेस के लिए होता है, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल के नाम पर इस बम का नाम फैटमैन पड़ता है। इन दोनों बम में प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग हुआ था। फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस करके इसके बारे में बताया था। अब तो पहला हमने बताया एटम बम, इस तरह से एटम बम की कार्य बताया, कहाँ पे गिरा, क्या हुआ। नाभिक विखंडन में एक एटम का 2 या 2 से अधिक भाग में टूटने की बात हमने बताई। तो ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक भाग में टूटना ये तो थ्योरी है, लेकिन सामान्यतः वो कितने भाग में टूटता है? 3 भाग पर। इसी सिद्धांत पर न्यूक्लियर रिएक्टर कार्य करता है। क्या करता है? नाभिकीय रिएक्टर कार्य करता है। हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिएक्टर कार्य करता है। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि रिएक्टर क्या है। रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन बनता है। कठिन क्वेश्चन का मतलब अक्सर परीक्षार्थी हमेशा कंफ्यूज रहता है। कॉन्सेप्ट न तो आपके बुक में कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता है, न तो कोई लेक्चर जल्दी क्लियर कर पाता है इस टॉपिक का। तो इसको अच्छे से समझना। रिएक्टर क्या है? तो सीधी सी बात है, रिएक्टर एक
टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है, तकनीक है, जो क्या करता है, जो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग, नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। यानी रिएक्टर कभी कोई पूछे तो रिएक्टर एक टेक्निक है जो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जनरली एक एटम होता है, एक एटम से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिसमें 2 न्यूट्रॉन को, कितने न्यूट्रॉन को? 2 न्यूट्रॉन को कैडमियम या बोरान की रॉड के द्वारा रोक लिया जाता है। किसके द्वारा रोका जाता है? कैडमियम या बोरान की रॉड के द्वारा। यानी कैडमियम भी प्रयोग हो सकता है, बोरान भी प्रयोग हो सकता है। कैडमियम या बोरान की रॉड के द्वारा रोक लिया जाता है। इसलिए इन दोनों को कंट्रोलर रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कंट्रोलर रॉड। इनको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर रॉड कहते हैं। किसको? कैडमियम और बोरान को कंट्रोलर रॉड कहते हैं। ये ध्यान रखना कि कंट्रोलर रॉड कौन सा है। अब ये 2 न्यूट्रॉन तो रुके, बढ़ा कौन? ये 1 न्यूट्रॉन आगे बढ़ता है। जो 1 न्यूट्रॉन आगे बढ़ेगा, इस न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए, स्लो करने के लिए, मंदक के लिए या मॉडरेटर के लिए, इसमें से कुछ भी शब्द बोला जा सकता है। इसको धीमा करने के लिए बेरिलियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट या D2O का मतलब है भारी जल, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? इन तीनों को क्या करने के लिए? इस न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए या मॉडरेट के लिए या मंदक के लिए, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। D2O, भारी जल का सूत्र क्या है? D2O, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भी सीधा आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 3 में किसी एक का प्रयोग जब होगा तो यह न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को मॉडरेटर या मंदक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मॉडरेटर या मंदक कहते हैं। फिर क्या होता है? इसी न्यूट्रॉन से, अब ये न्यूट्रॉन तो धीमा हो गया, ये दोनों तो अपने आप रुक गए। अब इसी जो मंदक न्यूट्रॉन था, इसी न्यूट्रॉन से पानी को स्टीम में बदला जाता है। पानी को किस में बदला जाएगा? भाप में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा? भाप में बदला जाएगा। और उस भाप से टरबाइन चलाई जाएगी। क्या चलाई जाएगी बताओ जरा? टरबाइन। भाप से क्या चलाया जाएगा? टरबाइन चलाया जाएगा और बिजली का उत्पादन होगा। अच्छा भाई, जब टरबाइन चलाया जाएगा, बिजली का उत्पादन होगा, तो रिएक्टर जब इतना काम कंटिन्यू करेगा तो करते करते रिएक्टर चूंकि एक मशीन है तो ये भी तो गर्म हो जाएगी। अब जब रिएक्टर गर्म हो जाएगी तो रिएक्टर को कूलेंट करने के लिए, यानी ठंडक करने के लिए, रिएक्टर को कूलेंट करने के लिए जल या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ भाई? और इस तरह से बिजली का उत्पादन होता है। अच्छा, अब आपको कंफ्यूज करके यहाँ का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कंफ्यूज करके क्वेश्चन, जैसे आप लोग जानते हो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कोयले से जो बिजली बनाया जाता है, ये सब कैसे बनते हैं? तो सेम प्रोसीजर यही है। कोयले से पानी को स्टीम में बदला जाएगा, स्टीम जब बनेगा तो उसी से टरबाइन चलाई जाएगी, टरबाइन चलाई जाएगी और बिजली का उत्पादन होगा। तो ये जो कंडीशन है, जो इसकी प्रक्रिया है, ये हमें कॉन्सेप्ट हमेशा मन में रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्टर की जब भारत में बात होती है तो जितने आज तक जितने भी रिएक्टर आपके एग्जाम में आए हैं वो सभी रिएक्टर को हमने लिखा है। अगर इतना रिएक्टर आपका तैयार है जिसमें हमने 8-9 रिएक्टर का नाम लिखा है, तो चाहे जहां से क्वेश्चन बने कुछ भी पूछे, 3 जरूर रहेंगे, एक अलग रहेगा, आप लोग अपने आप इसको सही कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला रिएक्टर कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत का जो पहला रिएक्टर है वो
अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। अप्सरा रिएक्टर कहाँ बना था? मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी पहला रिएक्टर अप्सरा कहाँ बना? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। किसके सपोर्ट से बना? वो बताइए। ब्रिटेन की हेल्प से। किसके हेल्प से? ब्रिटेन की हेल्प से। अगर आप लोग सब भूल जाए तो एक क्लू बता रहे हैं, इससे आप याद रख सकते हैं कि अप्सरा का मतलब, अप्सरा क्या करती हैं? बिजली गिराती हैं। अप्सरा क्या करती हैं? बिजली गिराती। रिएक्टर क्या करता है? बिजली बनाता है। तो बिजली कौन गिराएगी? अप्सरा गिराएगी। भारत में अप्सरा कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, तो भारत में अप्सराएं कहाँ हैं? मुंबई में। तो इससे हम याद कर सकते हैं, इस इमेज के द्वारा अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं। रिएक्टर किसके सपोर्ट से बना? तो हम लोग ध्यान कर सकते हैं कि ब्रिटेन की हेल्प से बना। और भी अगर भूल जाए तो आप लोग इस तरह से अप्सरा के नाम से इसको माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब रिएक्टर कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला रिएक्टर हमने अप्सरा 1956 ब्रिटेन की सपोर्ट से। दूसरा है तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये किसके सपोर्ट से बना? अमेरिका की हेल्प से बना। इसके बाद ट्रॉम्बे है। ट्रॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद कहाँ बना? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान कोटा में है। अच्छा, ध्यान रखना, रावत भाटा कोटा जो राजस्थान में रिएक्टर है, यह भारत का सबसे बड़ा रिएक्टर। सबसे बड़ा रिएक्टर कौन है? बताइए जरा। रावत भाटा है। कहाँ है ये? कोटा राजस्थान में है। और क्या कौन सा है? कलपक्कम तमिलनाडु, उडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात। काकरापार मतलब खाखरा। खाखरा गुजरात का क्या है? एक नाश्ते का डिश है। तो इससे हम याद कर सकते हैं, काकरापार मीन्स गुजरात, कैगा माने कर्नाटक, उडनकुलम का मतलब तमिलनाडु, कलपक्कम मीन्स तमिलनाडु। और यूपी में एक है नरौरा। ये यूपी के स्टेट एग्जामिनेशन में, चाहे पीएससी आप देख लो, चाहे स्टेट संबंधित कोई भी एग्जाम है, अक्सर ये नरौरा के बारे में पूछता है कि भारत, चूंकि उत्तर प्रदेश में एकमात्र एटॉमिक रिएक्टर है, तो कहाँ है? तो आप ध्यान रखना, नरौरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग नाभिकीय संलयन की बात करेंगे। जिस तरह से हमने बताया कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जनरली एक एटम का दो या दो से अधिक भाग में टूटना नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। सेम इसी तरह से दो छोटे एटम का आपस में मिलना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब दो छोटे एटम का जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? संलयन। जैसे ध्यान रखना, अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करेंगे। संलयन में आपको किताबी नॉलेज नहीं लेना है, आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आपको समझना है। ध्यान रखना, भारत की जब भी बात होगी, भारत किसका पार्ट है? भारत यानी पृथ्वी। पृथ्वी मतलब सूर्य। पृथ्वी किससे निकला हुआ पार्ट है? सूर्य से निकला पार्ट है। सूर्य किससे निकला है? सूर्य बहुत सारे मंदाकिनियों से निकला है। मंदाकिनियां किससे निकली है? यूनिवर्सल ब्रह्मांड से निकली है। अब ध्यान से सुनना, जितने भी तारे होते हैं, तारा किसे कहते हैं? तारा उस आकाशीय पिंड को कहते हैं जिनके अंदर स्वतः की ऊर्जा, यानी जिसके अंदर स्वतः की ऊर्जा होगी उन्हीं को तारा कहेंगे। हमारा तारा कौन है? सूर्य है। तो हमारे तारे वाले सभी डिफिनेशन कहाँ तक जाएंगे? सूर्य तक जाएंगे। आपसे सूर्य के बारे में ही पूछा जाएगा, चाहे सूर्य पूछे चाहे तारा। तो सूर्य में ऊर्जा का सोर्स क्या है? नाभिकीय संलयन है। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन, सूर्य में सबसे ज्यादा क्या है? हम लोग जानते हैं कि सूर्य में सबसे ज्यादा लगभग 78% के आसपास हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है और यह तारों में भी सबसे ज्यादा है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। हीलियम गोला में मत भर देना, हीलियम गलत है। हीलियम दूसरे नंबर पे है जो 20% के आसपास है। ठीक है, चलिए भाई, तो हाइड्रोजन के दो
हाइड्रोजन के दो एलिमेंट मिलकर जब हाइड्रोजन के दो तत्व मिलते हैं, एक हीलियम बनाते हैं, तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। उस क्रिया से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है और वह सूर्य तारे के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी जब हाइड्रोजन के दो तत्व मिलकर एक हीलियम बनाएंगे तो उसमें से प्रकाश निकलेगा, तभी उस आकाशीय पिंड को हम तारा बोलेंगे। तारे का भी जन्म होता है, मृत्यु होता है। हाइड्रोजन का मतलब समाप्त हो गया तो क्या होगा? तारा मृत तारा हो जाएगा, ठीक है। और बाद में उसी जो हीलियम बचेगा, हीलियम से भारी पदार्थ बनेगा, फिर आयरन वगैरह का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से वो विखंडन की स्थिति में आ जाएगा। चलिए भाई, तो ध्यान रखना, सूर्य के अतिरिक्त सभी तारों में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का प्रोसीजर क्या आपको जानना है? तारों के केस में या किसी अन्य केस में अगर आपके ऑप्शन में अगर रहेगा तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन के तत्व मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, इसी को गोला भरना है, ठीक है। और भी ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना, सभी तारे इसी के कारण चमकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या रीजन है? इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किसके पास है? हाइड्रोजन बम की खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड टेलर है, 1952 अमेरिका, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बम किस देश के पास है? वैसे तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे देशों ने हाइड्रोजन बम बनाया है, भारत के पास भी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें छिपा के रखी जाती, शो नहीं की जाती है। भारत के बारे में ये सब चीजें नहीं बताई जाती। अगर कभी पूछा गया कि हाइड्रोजन बम किस देश के पास है, तो सिर्फ 5 देश का नाम लेना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देश है। कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देश हैं अमेरिका 1, चीन 2, फ्रांस 3, ब्रिटेन 4, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, ये 5 देश है अस्थायी सदस्य, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य ये 5 हैं और इन्हीं 5 के पास हाइड्रोजन बम है। इनके अलावा किसी को ऑप्शन में नहीं भरना है, ठीक है। बाकी जितना भी है वो छिपे रूप में है, ठीक है, शो नहीं किया जाता। आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हम आपको बताते रहें और आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करते रहें। दोस्तों, एक चीज विशेष ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर में आपके पॉइंट टू एग्जामिनेशन जितने भी क्वेश्चन बने हैं, हमने तीनों पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है हमारा, तीनों पार्ट में पूरी तरह से एनालिसिस कर दिए हैं। इससे ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ सिलेक्शन पाना है। ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में ये फिसल जाएगा, सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आगे कुछ भी पढ़ें तो प्रॉब्लम ही है। इतना करके पेपर आप अच्छे से पेपर सॉल्व करिए और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर करिए। थैंक यू क्लास।